जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए हाई स्कूल का पेपर लेके आए हैं हिंदी सब्जेक्ट का, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो डर रहे थे सर पेपर कैसे आता है, कैसे करेंगे। बड़ा उनको प्रेशर पड़ जाता है। पेपर का सिलेबस उनको नहीं मालूम, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं तो एक डर सा लगा रहता है। अब वो डर आपको नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर हल करके दिखा दे रहा हूँ। और पेपर कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विकल्प वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, कितने प्रश्नों का होता है पेपर, कितने पन्नों का होता है, सारी सब चीज़ें आपको देखिए बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत समय न लेते हुए। आप सभी लोग ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिंदी ज्ञान सागर, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो बच्चे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पहली बार बैठने जा रहे हैं उनको अपने दोस्तों को भी सेंड कर दें, ठीक है। तो ये 2023 का पेपर है हिंदी का। तो देखिए 901 संख्या, 801 डीसी, रोल नंबर वगैरह, उसके नीचे ये भरा जाता है, संकेतांक है ये। मुद्रित प्रश्नों की संख्या 11 है, पूर्णांक 70 नंबर का है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। ये इस तरह का पेपर आता है। देख लीजिए पेपर की साइज, देख लीजिए इसका फ्रंट पेज देख लीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। नोट: प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट आपको ये पढ़ने के लिए दिया जाएगा। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्प प्रश्न है, यानी विकल्प वाले प्रश्न है, ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक सही होगा, आपको उस पर टिक लगाना है, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। आप किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पहली बार बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, तो आप अपने क्लास टीचर से या जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि कैसे OMR भरी जाती, ठीक है। उनसे सीख लीजिएगा। OMR आपको वहां दी जाएगी, उस पर आपको गोला काला करना होगा, ठीक है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर चिन्हित करें। यानी जो खंड आ है, ये विकल्प वाला खंड आ बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसका उत्तर आपको केवल OMR पर ही देना है, कॉपी पर नहीं लिखना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यानी एक बार आपने अगर उसको गोले को काला कर दिया, आपको लगा कि वो गलत है या सही है, तो आप उसे काट नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। तो इसलिए बहुत सोच समझकर उसको गोले को काला कीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये पूर्णांक 70 नंबर का है, तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर वाला उनके सामने अंकित रहेगा। एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सामने अंकित रहेंगे। कोई 6 नंबर का है तो 6 नंबर यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई 5 नंबर, 4 नंबर, तो सबके प्रश्नों के सम्मुख उसका नंबर जो है वो अंकित रहेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि उसको आप बाद में काट नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, जो OMR पर देंगे, ठीक है। एक बार आपने गोले को काला कर दिया तो कर दिया, चाहे वो गलत हो या सही हो, इसका ध्यान रखिएगा। खंड बा में 50 प्रश्न के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें। प्रश्न प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। सॉरी, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। यानी आपको पहला आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, करिए। आपको तीसरा आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 डालिए, करिए। यानी आप बैठे मत रहिए, समय नष्ट मत कीजिए किसी प्रश्न के ऊपर कि हमें ये आ जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्प प्रश्न से। तो ये आपका 20 नंबर का लगभग रहेगा, ठीक है। 20 नंबर का ये रहेगा विकल्प वाला, जिस पर आपको इसमें से एक सही विकल्प रहेगा, 3 गलत रहेंगे। आपको सही विकल्प पर निशान लगाना, यानी OMR आपको दी जाएगी, उस पर गोला काला करना है। पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया, ठीक है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान पर किया गया? ऑप्शन है वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो किसके नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक
कौन है? 4 ऑप्शन है, जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर। तो प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, इन्होंने सही लगाया है। उसके बाद शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अब देखिए यहां पर कौन नहीं पूछ रहा है नहीं पूछा है, कौन नहीं है, ठीक है, शुक्ल युग के, यानी 3 लोग इसमें शुक्ल युग के हैं और 1 लोग नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि पूछ रहा कौन है, ठीक है, तो कौन नहीं पे पहले टिक कर लीजिएगा। तो कौन नहीं है मतलब 1 लोग नहीं है, 3 लोग हैं शुक्ल युग के। तो शुक्ल युग के नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं, शुक्ल युग के नाटककार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, शुक्ल युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये शुक्ल युग के नहीं है। ये जिसका पेपर है उसने ये गलत लगाया है। ये जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये शुक्ल युग के नाटककार हैं, जबकि भारतेंदु नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। तो इसने सही लगाया इस बच्चे ने, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जो कि बहुत बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, आपको मालूम होगा, केबीसी में वो आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, ये उनके फादर थे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस बच्चे ने गलत लगाया है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है। यात्रा साहित्यकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? देव घनानंद भूषण बिहारी। इस बच्चे ने गलत लगाया था, भूषण है। रीतिकाल के जो वीर रस के कवि हैं, प्रसिद्ध कवि, वैसे तो कई हैं लेकिन जो प्रसिद्ध कवि हैं वो भूषण है, ठीक है। इन्होंने वीरता के बहुत से गीत कविताएं लिखे हैं, बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, वीरता यानी रीतकाल के ये कवि हैं तो सभी रीतकाल के, देव भी है, घनानंद भी है, बिहारी, भूषण, सब रीतकाल के कवि हैं। लेकिन कह रहा है रीतकाल में जो वीर रस में ज्यादा कविताएं लिखा है वो कौन है? तो वो भूषण है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं, ठीक है। बिहारी दास नहीं है, भूषण नहीं, मतीराम नहीं है, ये गलत लगाया है, केशवदास है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो इसमें इस बच्चे ने गलत लगाया, श्रीधर पाठक नहीं होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सही है, प्रिय प्रवास। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इस बच्चे ने गलत लगाया है, इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? अब देखिए फिर पूछ रहा है कि नहीं है, प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, यानी 3 है, 1 नहीं है। तो नागार्जुन जो है वो है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये प्रगतिवादी युग के नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के, ठीक है। तो इस बच्चे ने केदारनाथ अग्रवाल गलत कर दिया था, तो सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, हास, रति, उत्साह। इस बच्चे ने गलत किया, इसका हास्य रस का स्थायी भाव जो होगा वो हास होगा। क्या होगा? हास। मनहु, मनो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो मनु, मनहु, जनु, जानो, जानेहु, मनहु, मनो, मानो आदि वाचक शब्द ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो ये वाचक शब्द है, जिससे आप ये ट्रिक भी जान लीजिए कि अगर कहीं ये कविता में लगा हुआ है, 2 पंक्ति 3-4 लाइन की या 2 लाइन की कविता आ जाए, उसमें ये शब्द आप देखिए तो उत्प्रेक्षा पर टिक मार दीजिए, गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो आप गिन लीजिए, अगर आपने दोहा, छंद, चौपाई सीखा है तो ठीक है, नहीं सीखा है तो जान लीजिए ये सोरठा है। सोरठा में पहली और दूसरी पंक्ति में 13-13, दूसरी और चौथी में 11-11 होते हैं, 13-13 होते हैं। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ हो गए। तो 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 इसमें है, 13 इसमें है, 13 इसमें। तो ये सोरठा छंद है, ठीक है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ठीक है।
दोहे में क्या होता है, प्रथम और तृतीय में 13-13, जबकि द्वितीय चतुर्थ में 11-11 होते हैं। और इसी का उल्टा कर देंगे तो ये सोरठा हो जाएगा, यानी इस प्रथम तृतीय में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13, तो ये सोरठा छंद है। क्यों? क्योंकि प्रथम और तृतीय में 11-11 है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13, इसलिए सोरठा छंद है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उप उपसर्ग से जो है वो उपदेश भी है, देश में उप जुड़ा हुआ है, नाम में उप जुड़ा उपनाम, वन में उप जुड़ा तो उपवन। ये बच्चे ने गलत कर दिया है, ठीक है। ऊपर वाला ये उपसर्ग नहीं बना है, इसमें ऊपर उपसर्ग नहीं लगा है, जबकि उपवन में उप लगा है, उपनाम में उप लगा है, उपदेश में उप लगा है, ऊपर में उप नहीं लगा है, ठीक है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दैनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है। दैनिक में इक शब्द लगा है, प्रत्यय इक लगा है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो देखिए संख्यावाची विशेषण जिसमें भी होता है वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे त्रिवेणी, चौराहा, चतुर्फल, षड्भुज, ठीक है, तिरंगा, ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। और त्रिवेणी की रचना की थी अगर पूछा जाए किसने की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये एक आलोचनात्मक निबंध है और रामचंद्र शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास के ऊपर ये लिखा है, आलोचना निबंध है, ठीक है। त्रिवेणी, अगर ये पूछ लेता कि त्रिवेणी के रचनाकार कौन है या त्रिवेणी निबंध के लेखक कौन है, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, सुरसरिता है, देवनदी है, कालिंदी नहीं है। कालिंदी जो है वो यमुना का, ठीक है, यमुना को सूर्यसुता और कृष्णा भी कहते हैं, जमुना भी कहते हैं। तो ये आंसर ये इसका सही है, ठीक है, यानी गंगा का पर्यायवाची कालिंदी नहीं होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि, ये वाला क्वेश्चन सही है, बच्चे ने गलत कर दिया। इत्य धन आदि ये गलत है, इति धन आदि हो गया, ई आ मिलकर के या बनता है, ई और आ मिलकर के क्या बनता है, या, तो हो गया इत्यादि। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। आप फल शब्द का रूप पीछे अनिवार्य संस्कृत में जाइए किताब में 9-10 के, वहां दिया हुआ है, फलम फले फलानी, 7 विभक्तियों में और तीनों विभक्तियों में, 7 वचनों में, तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 7 विभक्ति में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन नहीं पूछेगा। तो ये जो है फलय शब्द इसका आंसर है, जबकि बच्चे ने गलत कर दिया। फलम, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप फलय होगा। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है बहुविकल्प वाला, ठीक है। हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। हसतु धातु रूप का वचन और पुरुष पूछ लिया है, तो हसतु में एक वचन और प्रथम पुरुष है, ठीक है। हसत, हस्ता, हसंत, हसस, हस्ता, हसत, हसा में सावा सावा। आप इसका जाकर के आप किताब से, पुस्तक से याद कर लेंगे, ये बहुत पूछता है, ठीक है। पठ धातु, हस धातु, ठीक है, पठ धातु याद कर लीजिए, अपने आप आपको हस धातु याद हो जाएगा। पठ धातु का आप लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग, आज्ञा के अर्थ में सब आप याद कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड बा से, जहां पर वर्णनात्मक प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। तो ये जो वर्णनात्मक है इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है, 6 नंबर का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश हैं, ठीक है, एक ये गद्यांश है, एक ये गद्यांश है। मैं गद्यांश पढ़कर आपको बता दे रहा हूं। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और दृष्टियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। तो ये जो है मित्रता पाठ से आपके लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये पूरा पाठ ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पैरा आपसे पूछ सकता है, आप इसको पढ़ लीजिए, आप 2-4 बार रिपीट करते रहिए, बराबर पढ़ते रहिए, ठीक है। अथवा ये पैराग्राफ दिया है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, मैं पूरा पढ़ूंगा, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये भारतीय संस्कृति से आया है, पहली लाइन। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है से लेकर के प्रभावित और प्रेरित रहा, तो ये भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है, आपकी पुस्तक का गद्यांश से वहां से आया, ठीक है।
तो आपको 2 नंबर आपको इस पर जो है मिलेगा संदर्भ और गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए, 2 नंबर आपको मिलेंगे इसकी व्याख्या के लिए, और 2 नंबर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका, यानी टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो दोनों में से कोई एक करना रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गद्यांश के बाद पद्यांश की व्याख्या पूछता है, यानी भावार्थ। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन रहता है, 2 पद्यांश पूछेगा और उनका जो है आपको क्या लिखना रहेगा, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेगा, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनि ज्यों देहि बिन शीस, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं यहां पर, पद सूरदास का है, ये सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। 2-2 नंबर के हैं, 2 नंबर आप संदर्भ लिखेंगे तो मिलेगा, 2 नंबर इसकी व्याख्या लिखेंगे तो मिलेगा, और 2 नंबर लास्ट में जो क्वेश्चन देंगे उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आधे को और आधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंदन नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इसकी आप व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर संदर्भ लिखेंगे, 2 नंबर, और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो यहां पर देखिए ज्यों आया है, ज्यों शब्द, मनो मनहु मानहु मानो, जानो ज्यों जानो ज्यों, जैसे आदि वाचक शब्द आ जाए तो समझ जाइए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, फिर अथवा इसको करिए, अथवा इसको करिए, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी जी इसके लेखक हैं। ठीक है, इस चाहे ये करिए चाहे ये, दोनों का सेम उत्तर है, 6-6 नंबर का है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 गद्यांश देगा और किसी एक संस्कृत गद्यांश का जो है संदर्भ सहित अनुवाद लिखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृत अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है, आप इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये पार्ट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी आपको पैरा दे सकता है अनुवाद करने के लिए। तो 2 नंबर आप 5 नंबर का ये है। ठीक है, अनुवाद तो ये ऑप्शन वाला है, आप चाहे इसको करें और चाहे इसको करें। ये अथवा करके दिया हुआ है यहां पर, ये अथवा मानव जीवन संकरणम संस्कृति से लेकर के सर्वम अस्माकम संस्कृति तक। तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपको 2 कविता देगा, 2 लाइन की या 3 लाइन की जो भी है। ठीक है, संस्कृत की पुस्तक से ही आपका जो अनिवार्य संस्कृत वहीं से, और इनका जो है वो आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, यानी ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आप आपादो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सा पंडिता, इसका आप अनुवाद हिंदी में करेंगे। ठीक है, संदर्भ सहित, अथवा इसका करें, दोनों में से किसी का भी करेंगे आपको 5 नंबर मिलेगा, संदर्भ का 2 नंबर और अनुवाद का 3 नंबर, कुल मिला के 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी हर जिले में अलग अलग किताबें चलती हैं खंड काव्य, आप किस जिले से हमें देख रहे हैं, आपका जिला कौन सा है, उस जिले की कौन सी किताब है, आप अपने जिले का खंड काव्य कीजिएगा। जैसे मैं अयोध्या जिले में हूं, तो जो यहाँ का खंड काव्य है वो जय सुभाष है। ठीक है, तो जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या जय सुभाष खंड काव्य के 3य सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। ठीक है, किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, आप प्रश्न पढ़िए और किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी जिले में किसी मुक्ति दूत चलता है, तो किसी जिले में ज्योति जवाहर चलता है, किसी जिले में अग्र पूजा, किसी जिले में मेवाड़ मुकुट। तो आपका जो जिला है आप अपने जिले के हिसाब से खंड काव्य का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी जीवन परिचय बरसों बरसों से चला रहा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो जीवन परिचय का आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और उनकी अगर एक रचना लिखते हैं तो 2 नंबर, यानी 5 नंबर कुल मिलाकर आपको मिलेगा। तो गद्य से और पद्य से आपको कम से कम 4-4, 5-5 राइटर आपको याद करने होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बार पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इन्हीं लोगों में से घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। और फिर देखिए इधर पद्य से भी पूछा गया है, निम्न दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। यानी महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। यदि आप लिख देते हैं रचना तो आपको 2 नंबर, और जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 3 नंबर, कुल मिला के 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। एक गद्य से जीवन परिचय, एक पद्य से। अगला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी आप यहाँ पर जो श्लोक इन्होंने दे रखा है, ठीक है, ये और ये, इसको आप ना लिखिएगा, बल्कि अगर आपने ये याद भी कर लिया तब भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये पूछते हैं कि सर हमने जो याद किया था वो पेपर में आ गया। तो जो पेपर में आ गया, इसने साफ साफ कह दिया कि जो पेपर में ना आया हो वो श्लोक लिखिए। तो आप कम से कम 2 या 3 श्लोक 2-2 लाइन की याद कर लीजिए। मान लीजिए आपने 2 ही श्लोक लिखे, 2 ही श्लोक याद किया और संयोग से दोनों वो पेपर में आ गया अनुवाद के लिए, तब आप क्या करेंगे, इसलिए 3 श्लोक आप याद कर लें, ताकि अगर 2 दे भी दे तो आपको एक याद रहे, ठीक है। तो अगर आप श्लोक लिखते हैं 2 लाइन का तो आपको 2 नंबर मिलेगा। संस्कृत में श्लोक लिखना है, ठीक है, जैसे आप बचपन में 8 लाइन की कविता लिखते थे, तो संस्कृत में 2 लाइन का श्लोक आपकी पाठ्यपुस्तक का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी आप 1, 2, 3, 4 प्रश्नों को पढ़िए, संस्कृत में प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर संस्कृत में ही देना है। यानी जैसे आप हिंदी से हिंदी में उत्तर देते हैं, इंग्लिश में से इंग्लिश में उत्तर देते हैं, तो यहाँ संस्कृत पढ़िए और संस्कृत में ही उत्तर दीजिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना जो है वो मंगल होता है। पुरुराज केन सा युद्धम आक्रोध, ज्ञानम कुत्र संभवति, अस्माकं संस्कृते का नियम। यानी इसको पढ़िए और संस्कृत में ही उत्तर दीजिए। 4 है, 2 का उत्तर देना है, आपको 2-2 नंबर मिलेगा, 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी आपको निबंध लिखने पर 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 9 नंबर का निबंध है, ऑप्शन रहेगा 4 या 5 निबंध दिया जाएगा। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आज की बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी युवाओं के लिए। जल है तो कल है, जल की भी बहुत समस्या, जल ही जीवन भी आ सकता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तो आप एक विद्यार्थी हैं, आपके जीवन में अनुशासन क्या महत्व है, ये बहुत आता है। इसमें से भी अगर आप याद कर लेते हो तो 100% भी यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको, ठीक है। आप जो है अब डरेंगे नहीं पर्चा देकर कि इतना बड़ा पर्चा हम कैसे करें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पर्चा आपने देख लिया कि किस तरह का पर्चा आता है, ठीक है। आप वीडियो को सेव कर लीजिए और 2-4 बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के दिन नज़दीक आ गए हैं। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कैसे क्वेश्चन आते मैंने आपको बता दिया है। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके सामने जो है मैं दूंगा दूसरे पेपर का, हिंदी का। जय हिंद।